रंग दे बसंती की शुरुआत और एंड बिल्कुल एक जैसी होती है। बिगनिंग में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव मुस्कुराते हुए फांसी चढ़ जाते हैं और लगभग 80 साल बाद डीजे और उसके दोस्त भी बिल्कुल वैसे ही मौत को गले लगाते हैं। दो अलग जनरेशन्स, दो बिल्कुल अलग जिंदगियां, फिर भी दोनों एक ही जगह कैसे पहुंच जाते हैं? कैसे किसी नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट और किसी भी फ्रीडम फाइटर का मेंटल स्टेट सिमिलर हो सकता है? यही रंग दे बसंती की असली कहानी है। ये सिर्फ इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल की स्टोरी नहीं, ये उस साइकोलॉजी की स्टोरी है जो ऑर्डिनरी इंसानों को रेवोल्यूशनरी बना देता है। स्टेज वन, इंडिफरेंस। ये कहानी शुरू होती है एक आयरनी से। इंडिया की हिस्ट्री को प्रिजर्व कोई और नहीं बल्कि उन्हीं लोगों के डिसेंडेंट्स कर रहे थे जिनके एम्पायर ने इंडिया की हिस्ट्री को मिटा देने की कोशिश करी थी। और इसीलिए इंडिया आ जाती है ओनली टू डिस्कवर दैट इंडिया इटसेल्फ इज इनडिफरेंट अबाउट इट। और एक और इंटरेस्टिंग बात नोटिस करिए, मेहरा सू को और कहीं नहीं बल्कि दिल्ली यूनिवर्सिटी लेकर आते हैं, क्योंकि 1920s के रेवोल्यूशनरीज भी खुद कॉलेज स्टूडेंट्स ही थे। इस फिल्म में यूनिवर्सिटी सिर्फ एक लोकेशन नहीं, वो एक इंक्यूबेटर है जहां भुला दिए गए आइडियाज़ अपनी अगली जनरेशन का इंतज़ार कर रही है। ये अलग अलग मूवी कैरेक्टर्स नहीं हैं, ये मॉडर्न इंडिया के साथ अलग अलग रिलेशनशिप का रिप्रेजेंटेशन है। सू को डीजे अपने फ्योरलेस पर्सनालिटी की वजह से आज़ाद की याद दिलाता है। जैसे चंद्रशेखर आज़ाद हर सिचुएशन में अपनी आइडेंटिटी बदल कर घुल मिल जाते थे, वैसे ही डीजे भी हर सोशल सिचुएशन में एफर्टलेसली फिट हो जाता है। करण भगत सिंह के जैसे प्रिविलेज बैकग्राउंड से आता है, जहां उनके पास राह चुनने की चॉइस थी। फ़र्क सिर्फ इतना है, भगत सिंह ने उस चॉइस को देश के लिए चुना और करण ये देश ही छोड़कर जाना चाहता है। असलम अशफाक खुला की याद दिलाते हैं, दोनों की पहचान उनके धर्म से शुरू ज़रूर होती है लेकिन ख़त्म नहीं। दोनों के लिए इंसानियत आइडेंटिटी से बढ़कर है। लक्ष्मण पांडे हमें राम प्रसाद बिस्मिल की याद दिलाते हैं, क्योंकि दोनों अपनी जनरेशन के उस आइडलिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं जहां देश पहले आता है और पर्सनल एम्बिशन बाद में। सुखी राजगुरु जैसे हैं, हर मुश्किल को हंसी में टाल देते हैं लेकिन ज़रूरत पड़ने पर सबसे पहले खड़े भी वही होते हैं। सोनिया दुर्गा भाभी की तरह खुद रेवोल्यूशन शुरू नहीं करती, लेकिन कभी सहारा, कभी हिम्मत तो कभी वजह बनकर रेवोल्यूशन को पॉसिबल ज़रूर बनाती हैं। पर फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बात करना और उनके जैसे सोचने में फ़र्क है। एक्सपेक्ट करती हैं कि इंडिया के यंग लोग फ्रीडम फाइटर्स से इंस्पायर्ड होंगे, लेकिन उसे मिलता है एक ऐसा जनरेशन जो करप्शन, पॉलिटिक्स और सिस्टम से फ्रस्ट्रेटेड है। लेकिन मेहरा यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन दिखाते हैं। जब ये सब इंडिया गेट जाते हैं तो इंस्टिंक्टिवली सल्यूट करने के लिए खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने देश से प्यार करना या सैक्रिफाइस की रिस्पेक्ट करना नहीं छोड़ा, इन्होंने सिस्टम पर भरोसा छोड़ दिया है। और इन दोनों में बहुत फ़र्क है, क्योंकि कंट्री और सिस्टम एक ही चीज़ नहीं होती। और अजय सिर्फ एक लौते इंसान हैं जो अब भी मानते हैं कि ये देश सर्व करने लायक है, और इसीलिए वो इस पूरे ग्रुप का मॉडल कंपस बन जाते हैं। स्टेज टू, अवेकनिंग। यहाँ रंग दे बसंती एक ब्रिलियंट स्टोरी टेलिंग डिसीजन लेती है। नॉर्मली हम भगत सिंह की कहानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखते हैं, बचपन, अवेकनिंग, रेवोल्यूशन और आखिर में शहादत। लेकिन मेहरा इस पूरी जर्नी को उल्टा कर देते हैं। सबसे पहले वो हमें कुछ ऐसे यंग लोग दिखाते हैं जो अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। जब फिल्म काकोरी से सीधा जलियांवाला बाग पर कट होती है तो वो हिस्ट्री स्किप नहीं कर रहे, वो साइकोलॉजी ट्रेस कर रहे हैं। जेम्स मैकिनली की कही एक बात पूरी फ्रीडम स्ट्रगल को देखने का नजरिया बदल देती है। अब जो सुनाई दे रही थी वो हमारी ही बंदूकों की गूंज थी। ब्रिटिश सोचते थे कि वो रेवोल्यूशनरी से लड़ रहे हैं, लेकिन मैकिनली समझ चुके हैं कि वो असल में अपनी ही वायलेंस के कॉन्सिक्वेंसेस से लड़ रहे थे। 1919 में जलियांवाला बाग में चलाई गई गोलियों की गूंज भगत सिंह के दिल में घर कर जाती है। छोटे भगत सिंह जलियांवाला बाग के खून से भरी मिट्टी एक बॉटल में भरते हैं। हिस्टोरिकली दिस बिकम्स वन ऑफ द डिफाइनिंग मोमेंट्स ऑफ हिज पॉलिटिकल अवेकनिंग। इस मिट्टी के रूप में याद रखा गया दर्द कन्वेक्शन बन के 1925 में काकोरी कांड के रूप में बाहर आता है। The revolutionaries intentionally rob government treasury to take back government money to finance their revolution. करण के अंदर भी ये सीन परफॉर्म करने के बाद कुछ बदलने लगता है,
और धीरे धीरे ये सभी फ्रीडम फाइटर्स को समझना शुरू कर देते हैं। और तभी फिल्म एक और वुंड एक्सपोज करती है। लक्ष्मण असलम के साथ बैठना तक पसंद नहीं करते। सरफेस पर देखने पर ये एक पर्सनल प्रेजुडिस लग सकता है, लेकिन मेहरा तुरंत इसे राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान की दोस्ती के साथ कॉन्ट्रडिक्ट कर देती है। एक हिंदू, एक मुस्लिम, फिर भी अशफाक उल्ला खान उसे प्यार से राम बुलाते थे। इसलिए नहीं कि रिलीजन इम्पॉर्टेंट नहीं था, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका पर्पस और उनकी दोस्ती रिलीजन से बड़ा था। फ्रीडम फाइटर समझ गए थे कि उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यूनिटी है। और प्रेजेंट जनरेशन पॉलिटिकली आज़ाद होने के बाद भी उन्हीं आइडेंटिटीज़ में बंधी हुई है जो ब्रिटिश कभी एक्सप्लॉइट करते थे। पर जैसे एक दिन में रेवोल्यूशनरीज पैदा नहीं होते, वैसे इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ऑर्डिनरी मोमेंट्स फॉर देम टू क्वेश्चन देयर साइकोलॉजी एंड ब्रेक देयर स्टेरियोटाइप्स। और इस प्रोसेस में सू की डॉक्यूमेंट्री नहीं, इनकी आइडेंटिटी की जर्नी बन जाती है। स्टेज 3, डिसइल्यूजनमेंट। पूरी फिल्म में दोनों टाइमलाइंस एक ही डेस्टिनेशन की तरफ जा रही हैं। एक्टर्स हिस्ट्री को रिहर्स करना बंद कर देते हैं और हिस्ट्री उन्हें रीराइट करना शुरू कर देती हैं। सबसे पहले वापस चलते हैं भगत सिंह पर। फिल्म का शायद सबसे क्वाइट एंड सबसे हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट। उनकी फैमिली चाहती थी वो सेटल हो जाएं, शादी करें, एक नॉर्मल ज़िंदगी जिए, लेकिन भगत सिंह घर छोड़ देते हैं और कुछ देर बाद उन्हें बाल काटते हुए दिखाया जाता है। एक सिख के लिए बाल सिर्फ उनके अपीयरेंस का हिस्सा नहीं होती, ये उनकी आइडेंटिटी, उनका फेथ होती है। ये एक्शन इंडिकेट करता है कि वो अपने वजूद का बलिदान दे रहे हैं एक ऐसे आइडिया के लिए जो उनसे भी बड़ा था। और शायद इसलिए रेवोल्यूशन सिर्फ मरने की हिम्मत से शुरू नहीं होता, अपनी पुरानी ज़िंदगी को छोड़ देने की हिम्मत से शुरू होता है। आप नोटिस करिए, लाला लाजपत राय जैसे नेशनल लीडर की ब्रूटल लाठीचार्ज में मौत होने के बाद भी फ्रीडम फाइटर्स तुरंत गुस्से में नहीं आते। सालों के पिटिशंस और पीसफुल प्रोटेस्ट फेल होने और उम्मीद टूटने के बाद चंद्रशेखर आज़ाद कहते हैं हमें कुछ ड्रास्टिक मेजर्स लेने होंगे। अब प्रेजेंट में वापस आते हैं। अजय की मौत हो जाती है, दुश्मन से लड़ते हुए नहीं, अपने देश की सर्विस करते हुए, एक ऐसे एयरक्राफ्ट को उड़ाते हुए जो सस्ते और अनरिलायबल पुर्जों से बना हुआ था। और इसी बात के लिए वो डिफेंस मिनिस्टर से रेजिग्नेशन डिमांड करते हैं। पर गवर्नमेंट करप्शन एक्सेप्ट करने की जगह उसी पायलट को केयरलेसनेस के लिए ब्लेम करती है जो खुद अपनी सफाई के लिए अभी आ भी नहीं सकते। नेचुरली सबको लगता है कि सच तो बाहर आ ही जाएगा, आखिर ये कॉलोनियल नहीं डेमोक्रेटिक कंट्री है। लेकिन पुलिस इन पे भी लाठीचार्ज करती है, खून बहता है, भग दौड़ मचती है। और अगर ये विजुअल आपको फेमिलियर लगता है तो ये इंटेंशनल है। यूनिफॉर्म और गवर्नमेंट अलग है, लेकिन पावर को एक्सप्लॉइट करने का तरीका बिल्कुल ही सेम। History isn't repeating itself because the British has arrived again. It's repeating because power without accountability always begins to look the same. इन सब के बीच में सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लक्ष्मण का होता है। पहली बार वो रिसीविंग एंड ऑफ द प्रोटेस्ट पे है। पहली बार ही रियलाइजेस दैट देयर आर टू साइड्स ऑफ अ कॉइन। पहले आइडियोलॉजी उन्हें ग्रुप से अलग कर देती थी, अब कॉन्शियंस उन्हें ह्यूमैनिटी बियॉन्ड रिलीजन से जोड़ रही है। The film never asks Lakshman to abandon patriotism. It progresses his character to abandon blind loyalty. The film even visualizes the transformation in Karan's dream. लेकिन अब ये समझना मुश्किल हो जाता है कि वो अपनी मेमोरीज देख रहे हैं या भगत सिंह की। But that's exactly the point. अब तक दोनों टाइमलाइंस completely merge हो चुकी हैं। The revolutionaries are no longer characters in Sue's documentary. They've become mirrors. प्रेजेंट में हो रहे इनजस्टिस इन्हें पास्ट दोबारा जीने पर मजबूर कर देते हैं, बिकॉज इट ओनली टेक्स वन ट्रेजेडी फॉर कन्विक्शन टू बिकम एन एक्शन। स्टेज 4, रेज। अजय के साथ इनके अंदर का फेथ भी मर जाता है। फेथ कि सिस्टम कभी खुद को पनिश करेगा, फेथ कि पीसफुल प्रोटेस्ट से कुछ हो सकता है, फेथ कि जस्टिस कभी मिल सकता है। और जब इंसान का भरोसा सिस्टम से उठ जाता है तो वो सिर्फ कानून के बाहर नहीं, अपनी मोरालिटी के बाहर भी स्टेप करने लगता है। ये सारे दोस्त वही डिसीजन लेते हैं जो कभी भगत सिंह और उनके साथियों ने लिया था। राकेश ओम प्रकाश मेहरा इस डिसीजन को ग्लोरीफाई नहीं करते, वो बस इनकी साइकोलॉजी समझाते हैं।
मिनिस्टर को मारने के बाद इन लोगों को लगता है कि अजय को जस्टिस मिल गया, लेकिन गवर्नमेंट मीडिया के नरेटिव को कंट्रोल कर देता है और तभी इन लोगों को रियलाइज होता है दैट देव बीन फाइटिंग अ रॉन्ग बैटल ऑल अलोंग। History shows that Bhagat Singh also had the same epiphany. He believed it takes a loud voice to make the deaf hear. वो और चंद्रशेखर आज़ाद सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फेंकते हैं, किसी को मारने के लिए नहीं बल्कि इनकलाब जिंदा का नारा हर जनता तक पहुंचाने के लिए। और उसके बाद वो सरेंडर कर देते हैं क्योंकि ये लड़ाई आर्म्ड रेजिस्टेंस की नहीं, आइडियोलॉजिकल रेजिस्टेंस की है। Bhagat Singh understood that a bullet could kill a man, but only an idea could outlive him. एक बार के लिए सोचिए, अगर चंद्रशेखर आज़ाद, अशोक हल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे फ्रीडम फाइटर्स इस एरा में पैदा होते तो वो अपना सच कैसे बताते हैं। स्टेज 5 कन्विक्शन। ये सब मिलकर ऑल इंडिया रेडियो पहुंचते हैं। नोटिस करिए इस बार उनकी ऑडियंस कौन है। गवर्नमेंट नहीं, मिनिस्टर्स नहीं, पुलिस भी नहीं, पूरा देश। करण पूरी मूवी में अपने फादर, अपने प्रिविलेज होने के गिल्ट और अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशन से भागता रहता है। पहली बार वो सबके सामने अपना सच बताता है, अजय के बारे में, करप्शन के बारे में और खुद के भी बारे में। और देखते ही देखते सारे दोस्त जेम्स मैकिनली के डायरी से निकले गए फ्रीडम फाइटर्स के जैसे लगने लगते हैं। मुझे हमेशा लगता था कि दुनिया में दो तरह के इंसान होते हैं, एक जो चुपचाप मौत का दामन थाम लेते हैं और दूसरे जो रोते चिल्लाते मौत की तरफ बढ़ते हैं। और फिर मैं तीसरे किस्म के इंसानों से मिला, जो सोल्जर्स के स्टेशन घेर लेने के बाद भी सिर्फ अपने मौत को एक्सेप्ट नहीं करते, वो अपने फियर को ख़त्म कर देते हैं क्योंकि अब उनके लिए सच पर भरोसा उनके सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से बड़ा हो जाता है। और क्वाइटली सू की जर्नी भी एज अ प्रोटैगनिस्ट कंप्लीट हो जाती है। शी केम टू इंडिया टू मेक अ डॉक्यूमेंट्री अबाउट फॉरगॉटन रेवोल्यूशनरीज। इंस्टेड शी विटनेस्ड हिस्ट्री क्रिएटिंग न्यू वंस। और फिर फिल्म एक सिंपल बट प्रोफाउंड विजुअल पे ख़त्म होती है। जो इंसान पेड़ लगाता है वो अक्सर उसकी छाँव में नहीं बैठता। भगत सिंह और उनके साथियों ने कभी आज़ाद इंडिया नहीं देखा और इन दोस्तों को भी कभी पता नहीं चला कि उनकी आवाज़ से कुछ बदला या नहीं। फिर भी उन्होंने बीज बोया, अपने लिए नहीं, अगली जनरेशन के लिए। और शायद इसीलिए रंग दे बसंती आज भी इतनी रेलेवेंट लगती है क्योंकि फिल्म ख़त्म होने से पहले वो हमारे अंदर भी एक बीज बो देते हैं, सवाल पूछने का, सच बोलने का और ज़रूरत पड़ने पर अपने राइट्स के लिए खड़े होने का। जय हिंद।